a quantity that has magnitude and direction, that has magnitude as well as direction, is called वेक्टर क्वांटिटी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, याद भी कर लेना इसको, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखवा दिया। अच्छा, जो भी हमारे पास नेचर में क्वांटिटीज होती है ना, वो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो उसको वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। सिद्धार्थ, याद है ऐसा कुछ 10th में पढ़ा था? हाँ मैम, फिजिक्स में। याद है कुछ? नहीं। अच्छा, जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड में जैसे मान लो टाइम की बात करें, अब टाइम की तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो टाइम क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसी तरह से हम एरिया की बात करें, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसी तरह से हम लेंथ की बात करें कि ये सेगमेंट है 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये सब जो है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। वॉल्यूम की बात करो, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? वो तो वेक्टर एरिया अलग कॉन्सेप्ट है, बट एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एरिया की क्या डायरेक्शन होगी? किसी ट्राइंगल का एरिया अगर हम बात करें तो वो तो स्केलर क्वांटिटी होगी ना। नहीं, जैसे अगर हम कोई 2D फिगर बनाए किसी भी प्लेन में, हाँ, तो उसकी हम डायरेक्शन बता तो सकते हैं कि ये नहीं, इसकी एरिया की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताओगे? एरिया जैसे की क्या अगर कोई डायरेक्शन? ट्राइंगल बनाए XY प्लेन में, हम्म जैसे अगर कोई ट्राइंगल बनाए XY प्लेन में, हम्म तो उसकी डायरेक्शन Z कैप नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं बेटा, वो तुम अलग कंफ्यूज कर रहे हो उसको। वो तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तुम। वो क्रॉस वेक्टर एरिया एक अलग कॉन्सेप्ट है, वेक्टर एरिया उसको बोलते हैं। बट एरिया जो तुमने अपना सिर्फ 10th तक का फोकस रखो, जो तुम बेसिक एरिया की बात करते हो कि तुम्हारे घर का एरिया कितना है ना, उसका कुछ एरिया, तो उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी आती है। वो तो उतना एरिया है तो है ना। तो वो जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, वो वेक्टर एरिया एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी एक अलग डेफिनेशन है। और वेक्टर, हाँ अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो हमें एरिया, हाँ, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम उसी को स्पीड को विद डायरेक्शन बात करते हैं, तो वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या हम कहते हैं डिस्टेंस जैसे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं तो वो फिर वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वेट की जब बात करते हैं तो हमें पता है उसमें ग्रेविटेशनल पुल आता है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। बट मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है इस चीज के लिए, हमें सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर हमारे पास है
तो उसको जो है हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे मैं कहूं तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर, अब 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, है ना? तो मैं कहूं तुम अपने घर से 5 किलोमीटर पॉइंट बी है वहां चलो, तो तुम पूछोगे ना कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो जहां डायरेक्शन आ जाती है तो वहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको सिंपली एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें डायरेक्शन जो है हम ऐसे बना देते हैं। मान लो वो ए से बी की डायरेक्शन है तो हम ऐसे एरो बना देते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और ये जो बी पॉइंट है जहां खत्म करते हैं इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। और ये जो लेंथ होती है ये रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो सिंपली ए बी लेंथ है, लेंथ ए बी ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर अगर हमें लिखना है तो हम उसके ऊपर एरो बनाते हैं। इसको हम नेम भी दे देते हैं, जैसे ये ए बी है तो हम इसको अगर मान लो एक, या तो मुझे पूरा ए बी वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा तो हम पूरा ना लिख के इसको ऐसे कुछ नेम भी दे देते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो जब भी हमें वेक्टर लिखना है तो हम वेक्टर वर्ड ना लिख करके ये उसके ऊपर एरो बना देते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं वेक्टर ए। इसको इसी तरह से रीड करेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर और वेक्टर ए एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। यस मैम। ठीक है। तो मोटा मोटा इतना ही है कि वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ से रिप्रेजेंट होता है, डायरेक्शन जो है वो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ए बी और मैं एरो इधर बना देती हूँ या कुछ और ले लेती हूँ, बाय टू टेक बी अगेन एंड अगेन। मान लो हमने यहाँ पर कुछ ले लिया ए सी, तो अब इधर बना दिया तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सी ए वेक्टर की। तो जिधर ये डायरेक्शन बनाओगे तुम उस वेक्टर की बात करो। अगर एसी वेक्टर की बात कर रहे हो तो इधर। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेक्टर बी, तो इसका मतलब वेक्टर बी जो है वो सी ए वेक्टर है, ठीक है? तो बाकी इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगी, अभी खाली इतना थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन है तो इसको थोड़ा सा समझ लो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है? तो इसको हम नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, ए मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। तो इस पूरे का ये नोटेशन किसकी हुई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर की। और जैसे हमने ए बी वेक्टर को ऊपर स्मॉल ए से डिनोट किया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर है, अभी मैंने बताया ना कि अगर हम सिंपली ए बी कहें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है? तो ये नोटेशनल फॉर्म है ताकि हमें लैंग्वेज में बार बार ना लिखना पड़े। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला है जीरो वेक्टर, क्योंकि बिना जीरो के तो काम चलता ही नहीं कहीं पे भी, है ना? जीरो तो सबसे पहले चल जाता है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो। मैग्नीट्यूड
is 0 is called जीरो वेक्टर। अब मैं जीरो वेक्टर लैंग्वेज में भी लिख सकती हूँ ऐसे, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जीरो वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मॉड। हाँ, मॉड तो लेंथ, ठीक है, लेंथ से। तो अब उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसकी लेंथ क्या होगी? जीरो। लेंथ जीरो होगी। तो लेंथ जीरो का मतलब ये है कि ये जो हमारा वेक्टर था, अगर उसकी लेंथ जीरो है, तुम्हें पता है वेक्टर तो ए से बी तक जाता है ना? तो जब ये लेंथ जीरो है तो वो क्या बन जाएगा? बी और ए कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा। तो ये कैसा वेक्टर होगा? ए बी वेक्टर नहीं होगा, ये होगा ए वेक्टर, ठीक है? तो पहले मैं लिखवा देती हूँ, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो ये इट्स इनिशियल, सिद्धार्थ समझ में आ रही बात? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, और टर्मिनल पॉइंट मतलब जहां पे एंड हो रहा है। तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स। तो जैसे इसको हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर, मतलब ए से लेके ए तक, ए से लेके ए तक डिस्टेंस जीरो होता है, तो वो जीरो वेक्टर हो गया। तो कोई भी जैसे तुम लिखो बी बी वेक्टर, तो बी से बी तक डिस्टेंस जीरो हो गया। समझ में आ गई बात? तो जब भी जीरो वेक्टर होगा उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। एंड इट हैज एनी डायरेक्शन, इसकी तो कोई किसी भी डायरेक्शन में वो सोच सकते हैं ना उसको, इट हैज एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर के बाद नेक्स्ट आएगा यूनिट वेक्टर। क्लास कुछ क्वेरी है तो बोलो बेटा। नो मैम। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये समझ में आया? A vector whose magnitude is 1 is called unit vector। तो मान लो ये तुम्हारे पास कोई ए बी है वेक्टर, एंड इट इज वेक्टर ए, डिनोटेड बाय वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि ए से स्टार्ट करके हमें 1 यूनिट आगे जाना है। तो ए से स्टार्ट करके 1 यूनिट जब हम आगे जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो वो बन गया यूनिट वेक्टर। इसका तो मैग्नीट्यूड ए बी है, लेकिन हमें कितना मैग्नीट्यूड चाहिए? 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट ले लेंगे, और जरूरी नहीं हम ए से स्टार्ट करें, हम बीच में से भी कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक भी 1 यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर, a vector whose magnitude is 1 unit is called unit vector। एक यूनिट 1 होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर in the direction of vector A is denoted by, सिद्धार्थ समझ में आया? यस मैम। हाँ, जहां नहीं समझ में आया वहां पूछ लेना। यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में किससे डिनोट करेंगे उसको? ए कैप से। अगर कहीं ए कैप लिखा है तो इसका मतलब हम 1 यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं इन द डायरेक्शन, जिसकी की सेम डायरेक्शन होगी जो वेक्टर ए की। ठीक है,
समझ में आया? जैसे तुम्हारे घर से मान लो तुम्हारा स्कूल जो है 10 किलोमीटर है, ठीक है, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल तक हम वेक्टर बनाए तो 10 किलोमीटर है। उस लाइन के ऊपर जब तुम 1 यूनिट चलोगे तो वो यूनिट वेक्टर होगी, ठीक है। yes नेक्स्ट ma'am. को इनिशियल वेक्टर। ये आसान कॉन्सेप्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। Vectors having same initial point। ये शुरू में थोड़ा सा अलग डिफरेंट सा लगता है हमें, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन soon you will be comfortable with it। Vectors having same initial point are called co-initial vector। तो इससे क्या मतलब है, जैसे ये पॉइंट है मान लो ए, और यहां से मैंने एक बी ए बी वेक्टर बना दिया, एक मैंने ए सी वेक्टर बना दिया, एक मैंने कोई ए पी वेक्टर बना दिया। तो ये ए बी ए सी ए पी ये सारे क्या है, यहाँ एरो नहीं आएगा, तो ये मैं जैसे ही वेक्टर बोलती हूँ ना मेरा एरो लगाने की आदत पड़ी है। तो ए बी ए सी ए पी ये सारे क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इन सब का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए पी वेक्टर, इन सब का इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है इन सब का, ए। तो ये सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों वेक्टर, तो ये कौन से कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। ऑल हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, इसको तुम ज्यादा इसमें सिंपली ऐसे समझो, मतलब पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, समझ आया? मान लो मेरे पास एक ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पर एक और है सी डी वेक्टर, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक और है ई एफ वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर ई एफ वेक्टर ये सब क्या हुए, पैरेलल है ना, तो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया? yes ma'am. ठीक है, बुक में तुम्हारे लिखा हुआ है कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ऐसे समझ लो ये सारे के सारे जो हैं एक लाइन ऐसे इसके इससे पैरेलल है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। बट तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है इस लैंग्वेज से, तुम्हें सिर्फ यही समझना है कि वो पैरेलल होने चाहिए। उनकी जो डायरेक्शन है कोलिनियर वेक्टर्स की, या तो उनकी सेम डायरेक्शन होगी या फिर कैसी होगी, कैसी डायरेक्शन है, देखो ए बी और सी डी सेम है और सी डी और ई एफ की ऑपोजिट है, तो दे हैव ईदर सेम डायरेक्शन क्योंकि पैरेलल है, तो दे हैव ईदर सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ गया कोलिनियर वेक्टर्स। हाँ इसके बाद इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स
are said to be equal if they have first point same magnitude, second same डायरेक्शन। अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे वो इक्वल वेक्टर्स हैं। तो अगर मुझे कहीं दे रखा है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इक्वल दे रखे हैं दो वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी मीन्स उनकी डायरेक्शन सेम है और उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो दिस मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? सेम मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम? लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ए इक्वल टू बी सिंपली, दैट आल्सो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है। सेकंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन को क्या समझोगे? मैं कहूं कि ये दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, इसका क्या मतलब हुआ? उनका सेम यूनिट डायरेक्शन वेक्टर सेम मतलब, हाँ, उनका यूनिट वेक्टर सेम है। यूनिट वेक्टर से नहीं कंफ्यूज होते। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लो सेम डायरेक्शन का यहाँ पर मतलब हमारी कॉमन लैंग्वेज से इसका मतलब डिफरेंट होता है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के, पहली बात तो। ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर तो ऐसे भी हो सकता है कि इधर वेक्टर ए जा रहा हो और वेक्टर बी इधर जा रहा हो, पैरेलल तो ऐसे भी हो सकता है ना, पर फिर सेम डायरेक्शन तो नहीं हुई है, तो ऑपोजिट हो गई डायरेक्शन। समझ रहे हो? तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? पैरेलल एंड दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि दोनों की सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। अगर ए इधर है तो बी को भी इधर ही जाना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स इक्वल, ऐसे ही जाना पड़ेगा। समझ में आया? कि तो उसकी सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए और वो पैरेलल भी होने चाहिए। ये मतलब होता है सेम डायरेक्शन का, कि दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए और उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये समझ में आया? यस मैम। मान लो एक बच्चा इधर जा रहा है और एक बच्चा इधर जा रहा है, दोनों यहाँ पे हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये उनका स्कूल है और दोनों जा रहे हैं इधर, तो हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे ना कि दोनों सेम डायरेक्शन में गए हैं, कहेंगे ना? यस मैम। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं गए हमारे हिसाब से, है ना? तो उनकी डायरेक्शन अलग हो गई ना। ठीक है। यस मैम। तो उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, राइट? तो जो कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं सेम डायरेक्शन, वो नहीं एप्लीकेबल यहाँ पर। इज दिस क्लियर? यस मैम। ये बात को समझ लो कि सेम डायरेक्शन का मतलब कॉमन लैंग्वेज वाला नहीं है, दे शुड बी पैरेलल एंड देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन शुड बी सेम। अब नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या है? तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। मतलब अगर वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो माइनस वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो ये तो नोटेशन पार्ट हो गई कि माइनस वेक्टर ए इज नेगेटिव
ऑफ वेक्टर ए। तो इस केस में क्या है, टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। नेगेटिव ऑफ ईच अदर, माइनस मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी उनकी, ठीक है। टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ फर्स्ट दे हैव, मैग्नीट्यूड सेम होगा उनका, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, same magnitude या equal magnitude, if they have equal magnitude, second they are parallel, और थर्ड उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऑपोजिट। तो दे हैव opposite sense of direction। ठीक है, यस मैम। मैं यही लिख देती हूँ नीचे। तो इसकी फिगर समझ आ गई होगी। तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, वेक्टर ए, तो सेम लेंथ का हम दूसरा वेक्टर लेंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसके पैरेलल लेंगे। तो ये हो गया माइनस। ठीक है, समझ आ गई। यस मैम। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसको फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे।